हेलो इकोनॉमिस्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 व्हिच इज इंट्रोडक्शन। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्या जरूरत पड़ती है हमें एक कंट्री के लेवल पे सेपरेट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की, क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से किस तरह से डिफरेंट है। और छोटा चैप्टर है और वन शॉट में हम इसे खत्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेलकम बैक इकोनॉमिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में ये जो वर्ड है मैक्रो, मैक्रो वर्ड इज derived from Greek word macros and it is a Greek word. Macros is a Greek word. Macros is a Greek word and it means large. It means large. तो लार्ज से यहाँ पर ये मतलब है कि देखिए, वैसे तो इकोनॉमी किसी भी लेवल पे हम डिफाइन कर सकते हैं, विलेज इकोनॉमी भी हम डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट लेवल इकोनॉमी की भी हम बात कर सकते हैं या फिर एक ग्लोबल इकोनॉमी की भी बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्लास 12 में हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स हम एक कंट्री के लेवल पर डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। Macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic problems at the level of an economy as a whole. तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो हमें कंट्री के लेवल पर बात कर रहे हैं। और एक कीवर्ड यहाँ पर है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, which studies economic problem at the level of an economy as a whole. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है which arises due to the fact that our wants are unlimited and reoccurring. Our wants are unlimited and reoccurring and our resources are limited and have alternative uses. Due to this, we have economic problem. ठीक है, तो डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic problems at the level of an economy as a whole. Next, हम डिस्कस करेंगे how macroeconomics differs from microeconomics. Now let's discuss what are the differences between microeconomics and macroeconomics and why there is a need of macroeconomics as a separate study. So let's start with first point. First point is basis of study. So the basis of a study for microeconomics is individual person, like individual consumer or producer, individual household or firm or industry. Whereas at the macro level we study about economy as a whole. Economy से यहाँ पे हमारा मतलब है पूरी country. Next point comes economic variables. So in microeconomics, we study micro variables like producer supply or consumer's demand, whereas in macroeconomics, we study macro variables like aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand से हमारा मतलब कि पूरी इकोनॉमी में जो डिमांड है सभी गुड्स की मिला के जो डिमांड है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक एजेंट्स। इन माइक्रोइकोनॉमिक्स वी हैव स्टडीड इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। क्लास 11 की चीज थी, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से थे?
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, ये सभी का रेम्यूनरेशन है। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है सैलरी या फिर वेजेस, कैपिटल पर मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को ये सभी चीजें निकालने के बाद जो बचता है वो होता है एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि ये जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं ये सेंटर में रहते हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, या फिर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी। नेक्स्ट कम्स डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कम होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा होता है। इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं पॉइंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, फर्स्ट इज अनरिलेटेड गुड्स, सेकंड इज रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में भी दो फर्दर टाइप्स होते हैं, either two goods are related because they are complementary goods or they are substitute goods. So let's take an example of shoes and tools. According to microeconomics, these two goods are unrelated goods, क्योंकि ना तो ये substitute goods हैं ना ही complementary goods हैं। तो microeconomics में इन दोनों का मार्केट अलग अलग होगा और इनमें कोई एग्रीगेशन नहीं होगा, लेकिन मैक्रोइकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इसको समझते हैं किस तरीके से इन दोनों गुड्स की इंडस्ट्रीज रिलेटेड है। लेट्स सपोज इकोनॉमी में क्लॉथ इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ शूज इंडस्ट्री है। अब शूज इंडस्ट्री में लेट्स सपोज देयर आर 10 वर्कर्स आर वर्किंग इन शूज इंडस्ट्री। दे आर गेटिंग वेजेस, दे आर गेटिंग पेड फॉर देयर लेबर। Okay, now when the production cycle ends and these worker gets wages and there is a production of shoes, तो ये workers जो हैं अपने wages को spend करेंगे, ये workers shoes पर अपने wages को spend कर देंगे। ठीक है, again in second round of production and workers are working again, they are getting wages. Now वो अपने wages से क्या करेंगे, शूज तो खरीद चुके हैं, अब दोबारा से शूज तो खरीदेंगे, तो इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो अनसोल्ड रहेगा। अनसोल्ड आउटपुट होने की वजह से थर्ड राउंड ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट टेक प्लेस, तो ये फिर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और आगे प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन इसी जगह एक एग्जांपल लेते हैं कि इकोनॉमी में एक और इंडस्ट्री आ जाए, लेट्स सपोज क्लोथ्स की इंडस्ट्री है। नाउ टेकिंग दिस सिमेट्रिक आर्गुमेंट, 10 workers are working, they are getting wages. In the first round of production, workers को जो भी wages मिले उससे उन्होंने clothes खरीद लिए। Now again in the second round of production, 10 workers are working, they are getting wages. अब क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो वर्कर्स थे वो क्लोथ्स परचेज कर चुके हैं, ठीक है, तो अब वो क्लोथ्स पर खर्चा नहीं करेंगे, और शूज इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो शूज पर खर्चा कर चुके हैं, तो वो दोबारा से शूज नहीं खरीदेंगे। तो फिर क्या करेंगे, जो शूज इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं वो वर्कर्स क्लोथ्स पर खर्चा करेंगे, क्लोथ्स पर खर्च करेंगे अपने वेजेस, तो क्लोथ्स का जो है वो जो भी प्रोडक्शन था वो कंज्यूम हो गया। क्लोथ्स इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो कहां स्पेंड करेंगे, वो शूज पर स्पेंड करेंगे। तो सेकंड राउंड ऑफ प्रोडक्शन में शूज की इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्शन था वो भी कंज्यूम हो गया, और
इकोनॉमी में ऐसा ही होता है कि हर एक इंडस्ट्री दूसरे पर डिपेंडेंट होती है अपना आउटपुट सेल करने के लिए, क्योंकि जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, जो इनकम उनको मिल रही है, उससे वो बाकी सभी इंडस्ट्रीज के गुड्स कंज्यूम करते हैं और इसी तरह से इकोनॉमी का सिस्टम चलता रहता है। सो in terms of aggregation, degree of aggregation, there is less degree of aggregation in microeconomics and there is more degree of aggregation in macroeconomics. Next comes different set of assumptions. So in macroeconomics, in microeconomics, macro variables are constant and in macroeconomics, micro variables are constant. इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं. Let's suppose as a producer of Parle-G, I want to increase my production. जब मैं अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं नेशनल आउटपुट कितना है, क्या उस वेरिएबल को कंसीडर करूंगा? नेशनल आउटपुट को मैं कंसीडर करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हूं. नेशनल आउटपुट कितना बढ़ेगा कम होगा मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, मैं उसको कांस्टेंट अज्यूम करूंगा. ये मैंने कांस्टेंट शॉर्ट में लिखा है, उसको मैं कांस्टेंट अज्यूम करूंगा. ठीक है. लेकिन अगर इसी जगह हम आरबीआई की बात करें, आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आता है जिससे नेशनल आउटपुट को बढ़ाया जा सके. नेशनल आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नेशनल आउटपुट को बढ़ाने के लिए ये तो जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज जो हैं उनका ही प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए. लेकिन पर्टिकुलरली किसी एक इंडस्ट्री की बात करें, लेट्स सपोज आरबीआई अगर नेशनल आउटपुट बढ़ाना चाहता है तो क्या वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आएगा कि इकोनॉमी में ओरियो का प्रोडक्शन बढ़े? ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं लाई जाएगी कि पर्टिकुलरली ओरियो का प्रोडक्शन बढ़े. नहीं, तो इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट अज्यूम करेगा और नेशनल आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करेगा. यहाँ पे सिर्फ असम्पशंस का थोड़ा डिफरेंस है. हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी और इसी तरह के एग्जांपल से और जो प्रैक्टिकल किस तरीके से इन चीजों को अप्लाई किया जाता है वो आपको समझ में आएगा. तब अभी आप इस लेवल पे सिर्फ इतना याद रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे. नेक्स्ट कम सेंट्रल इशू. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा, हमारा जो सेंट्रल इशू था वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड था. पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने यही पढ़ा है कि रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करना चाहिए कि कॉस्ट कम रहे या फिर प्रोडक्शन ज्यादा रहे. ईपीसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए. तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स determination of employment and output at the level of economy as a whole is the central issue, right? So next point comes method of study. Microeconomics में जो हमने मार्केट का एनालिसिस पढ़ा था उसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. whereas in macroeconomics हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल पढ़ेंगे और उसे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलेंगे. Next comes micro macro paradox. Micro macro paradox. Paradox का मतलब क्या है? Paradox का मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी कंडीशंस जो एक सिचुएशन में तो सही साबित हो और दूसरे सिचुएशन में वो गलत साबित हो. तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या है? इसका एक एग्जांपल हमने लिया है. सेविंग इज वर्च्यू एट द माइक्रो लेवल बट एट द मैक्रो लेवल सेविंग इज वाइस. इसका मीनिंग कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन सेव करता है तो ये उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्योंकि वो सेविंग को फिर कहीं इन्वेस्ट करेगा, फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकता है, इंटरेस्ट उस पे अर्न कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, अगर सभी लोग एक साथ ज्यादा सेव करने लग जाएंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड कम होने से फिर नेक्स्ट राउंड में प्रोडक्शन कम हो जाएगा. तो और इकोनॉमी ऐसे धीरे धीरे एक डिफ्लेशनरी साइकिल में चली जाएगी. तो देयर आर अ फ्यू फैक्ट्स जो माइक्रो लेवल पे तो सही हैं बट मैक्रो लेवल पे वो गलत हो जाते हैं. इस कारण से भी हमें एक
अलग से इकोनॉमिक्स की स्टडी चाहिए जो पूरी इकोनॉमी को कवर करे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वही इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जो पूरी इकोनॉमी को कवर करेगी। So this was about difference between microeconomics and macroeconomics. Now let's go to our next topic. Now let's study about scope of macroeconomics. So सबसे पहली बात तो ये कि what do we mean by scope of macroeconomics? So by scope of macroeconomics we mean the field of study या फिर जो टॉपिक्स हम मैक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं that is known as scope of macroeconomics. So the first thing comes under scope of macroeconomics is estimation of national income and related aggregates. तो नेशनल इनकम को हम मैक्रोइकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। जैसा हमने बताया था जो पूरी इकोनॉमी की स्टडी हम करते हैं वो मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। तो ऑब्वियसली जो कंट्री की हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करेंगे वो भी हम मैक्रोइकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मींस इकोनॉमी वाइड कितना एम्प्लॉयमेंट है वो हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में हम मनी से रिलेटेड जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी डिमांड क्या होता है, ये सब हम थ्योरी ऑफ मनी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि आज के टाइम में महंगाई बहुत बढ़ रही है, या फिर कुछ चीजें सस्ती हो गई है, या फिर कोई चीज महंगी हो गई है, कोई सीजन का टाइम आया है। जैसे आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल जो नींबू के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रखे हैं, और ये अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों का जो टाइम होता है इस टाइम राजस्थान में नींबू के प्राइस ज्यादा होते हैं। तो जो जनरल प्राइस लेवल, इसी तरीके से हर एक कमोडिटी को हम इंक्लूड करते हैं और एक ओवरऑल अंदाजा लगाते हैं कि इकोनॉमी में महंगाई है कितनी है, वो हम थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बनाने के लिए, वो रोल ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज $1 इक्वल्स 85 रुपीस, ये होती है आपकी एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की या सेंट्रल बैंक की, वो हम एक्सचेंज रेट पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उस कंट्री से बाहर जो भी वर्ल्ड है उसकी जो ट्रांजैक्शन होंगी उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अगर यूएस से कोई सामान खरीदा है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहां पर होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में होगी। इंडिया ने चाइना से कोई सामान खरीदा है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम करेंगे। जैसा अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा कि हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं किसी भी फर्म के लिए कि फर्म ने कहां से कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, या फिर कहीं से पैसे दिए हैं, या फिर कुछ स्टेशनरी का सामान कुछ खरीदा है, कुछ रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस में होगी, और वो सभी चीजें मिला के हम एक अकाउंट्स बनाते हैं जो जिसमें हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से एक फर्म की जगह अगर हम एक कंट्री को रखें और एक उस तरह का अकाउंट बनाए कि इंडिया ने श्रीलंका से क्या क्या खरीदे, क्या सामान बेचा, भूटान को क्या सामान बेचा, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। हम मैक्रोइकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, वो हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमें पूरी एक इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हमें मैक्रोइकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमी अगर ग्रोथ करना चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, तो उसे एक ब्लूप्रिंट चाहिए होगा जिन चीजों का यूज करके वो अपने गोल को अचीव कर सकती है। उन चीजों को हम मैक्रोइकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। कुछ ऐसे वेज होंगे जिनको फॉलो करके हर इकोनॉमी ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकती है। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रोइकोनॉमिक्स का ये काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है
कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि कैसे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है। स्टेबिलिटी अलग अलग टर्म्स में हो सकती है। तो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है प्रोडक्शन स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन की स्टेबिलिटी कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है एक रेगुलर रेट से बना रहे, प्रोडक्शन होता रहे। नेक्स्ट कम्स प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ऐसा भी ना हो कि महंगाई बहुत ही ज्यादा तेज बढ़ रही है। महंगाई बढ़ती है, ये एक फैक्ट है, लेकिन एक रेंज में बढ़नी चाहिए, एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए, उसमें बढ़नी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा महंगाई हो रही होगा। नेक्स्ट कम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हमने अभी पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या दिखाता है, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ क्या ट्रांजैक्शन रही, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दिखाता है। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया और बाकी देशों के जो भी रिलेशन, जो भी ट्रेड को डिटरमाइन करते हैं, वो पॉलिसीज हैं, और वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कम्स प्रॉब्लम्स ऑफ poverty and unemployment. So the problem of poverty and unemployment, उससे कैसे टैकल करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स एक इकोनॉमी उठा सकती है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, वो सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने वाले हैं। एंड लास्ट इज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ये दो अलग अलग पॉलिसीज को दिखाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम मनी सप्लाई से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं हमारी, मैं वही लिख देता हूँ इसमें, मनी सप्लाई से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो स्टडी करेंगे। और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड, गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज रहती है गवर्नमेंट की, वो डिस्कस करने वाले। गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड उसमें भी फर्दर दो चीजें होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स से रिलेटेड। तो मॉनेटरी पॉलिसीज में हम मनी सप्लाई से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं उसको स्टडी करेंगे, और फिस्कल पॉलिसीज में हम गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड, जिसमें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चेक आउट दैट लिंक। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे आप तक सभी लेक्चर्स हमारे पहुंचते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपके लाइक से हमें और अच्छे से मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आप हम लोगों से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर जयपुर में है, और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गूगल फॉर्म्स की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल